कंबाइंड फैमिलीज जिनको नॉर्मली जॉइंट फैमिलीज के नाम से बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज अच्छी हैं, हर किसी को शायद कंबाइंड फैमिली सूट ना करे। जो चीजें पहले चल रही थी वो ऑब्वियसली आज नहीं चल पाएंगी। कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कपल को एडवांस में पूछ लेने चाहिए शादी से पहले? आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा था? अगर मुझे गुस्सा आएगा तो आप कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन को? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या क्लोज कौन व्यक्ति है आपके अलावा? किस टाइप के डिसीजंस हमारे पेरेंट्स लेंगे? क्या मजाक मजाक में भी इस पॉइंट पे वो इनसिक्योरिटीज डिस्कस करना? अपनी इनसिक्योरिटीज भी बता देना चाहिए। किसी की लाइफ में ब्रेकअप हो जाता है, वो मूव ऑन हो जाते हैं। किसी दूसरे बंदे की लाइफ में ब्रेकअप होता है, उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। हर किसी को ये सीखने की जरूरत है कि हम कम्युनिकेट कैसे करें। स्पेस एक बहुत बड़ा इशू रहता है रिलेशनशिप में, भले ही शादी हुई हो या ना हुई हो। मैरिज शुड बी योर फोकस। ये एडजस्टमेंट वाली जो चीज है, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप? कभी कभी एडजस्टमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। आप खुद रहते हुए आप उस एडजस्टमेंट के प्रोसेस में खुद को ना खो दें। इतना एडजस्ट कर लिया आपने लोगों के लिए, आप खुद ही नहीं बचे। आप उस लेवल पे ना जाएं। मैरिज को सुन के सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, पार्टीज, फैमिलीज, यही सारी चीजें दिमाग में आती है। लेकिन अगर हम हमारी शादी अपने पेरेंट्स की शादी से और उनके पेरेंट्स की शादी से कंपेयर करके देखें तो बहुत सारे चेंजेस आज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से आज तक रह गई है और वो बदली नहीं है, ना ही वो हटी है सोसाइटी से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट ये जो वर्ड है आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, एंड स्पेशली वाइफ्स के लिए यूज़ करा जाता है, क्योंकि वो ही अपना घर बाहर छोड़ के एक नए घर की तरफ जाती हैं। और अगर वो घर कंबाइंड फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली हो और वो इंसान एक न्यूक्लियर फैमिली से आती हैं तो लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। आज का पॉडकास्ट उसी पे फोकस करेंगे। और आज हमारी जो गेस्ट है ज्योति शर्मा, वो हमारे साथ हैंडी क्रंच के पॉडकास्ट पे आई हैं। शी इज़ अ रिलेशनशिप कोच एंड बेसिकली आज हम कंबाइंड फैमिलीज के ऊपर ही फोकस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वेलकम ज्योति मैम आपका। एंड आप प्लीज़ अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि बिसाइड्स रिलेशनशिप कोच और रिलेशनशिप कोच में भी आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, एक्सपीरियंस करी है, वो प्लीज़ आप शेयर करिए। थैंक यू सूरज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। एंड या आई वर्क एज ए रिलेशनशिप कोच, जहाँ मैं देखती हूँ कि लोगों की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग इन देयर रिलेशनशिप्स। और मैं उनको हेल्प करती हूँ, उनको अवेयर करती हूँ कि किस तरह से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को नेविगेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू। ओके, तो आज के टाइम में रिलेशनशिप्स में इतने सारे इश्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी गर्ल्स भी इंडिपेंडेंट हो गए और जो चीज़ें पहले चलती थी वो आज नहीं चल पा रही हैं, लाइक एडजस्टमेंट, राइट? एज यू राइटली डिस्कस्ड कि एज यू राइटली सेड कि एडजस्टमेंट कर लो, पहले चल जाता था। अभी गर्ल्स भी एजुकेटेड हैं, फुल्ली केपेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। उनकी भी अपने ड्रीम्स होते हैं, उनके अपने विजन होता है लाइफ को लेकर, एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पार्टनर से। तो ऑब्वियसली जब वो एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं होती हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो एज अ रिलेशनशिप कोच मैं उनको हेल्प करती हूँ उन चीज़ों को हैंडल करने में और अपनी शादी को बेहद खूबसूरत बनाने में। कंबाइंड फैमिलीज जिनको नॉर्मली जॉइंट फैमिलीज के नाम से बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में व्हेन पीपल लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली से कि भाई जॉइंट फैमिली तो इतनी बढ़िया होती है, कितने सारे लोग रहते हैं, कितनी बढ़िया फैमिली होगी वो, तो मेरे को उन लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर सोचूं तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है एक कंबाइंड फैमिली में। राइट। तो व्हाई दिस टॉपिक शुड बी डिस्कस टुडे, इसके बारे में आप बताइए। जी, देखिए, कंबाइंड फैमिली अभी भी इंडिया में बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं, अराउंड 20-25% और इवन मोर, राइट? स्पेशली इन द स्मॉल सिटीज़, टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ और विलेजेस, अभी भी कंबाइंड फैमिली का सिस्टम चला आ रहा है। और मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज अच्छी हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल चॉइसेस। हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, तो हर किसी को शायद कंबाइंड फैमिली सूट ना करे, पर कुछ लोग की सिचुएशन होती है या उनकी मजबूरी होती है या उनकी प्रेफरेंस होती है कंबाइंड फैमिली में रहने की। और अगर ऐसी कोई भी प्रेफरेंस या
सिचुएशन है, तो उन्हें कंबाइंड फैमिली में सर्वाइव कैसे करते हैं ये आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हमारा घर या परिवार होता है वो हमारा कंफर्ट जोन होता है। अगर वो कंफर्ट जोन कंफर्ट जैसा ही ना फील हो तो बाहर की दुनिया में स्ट्रगल्स को आप कैसे हैंडल करेंगे, राइट? तो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आके आप इमोशनली सेफ फील करें, स्ट्रेस फ्री फील करें, ना कि और ज़्यादा घर आए तो अब और एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो गया, अब ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ स्ट्रेस है, घर पे आ रहे हैं तो वहाँ स्ट्रेस है। तो कोई तो आपका ऐसा स्पेस होना चाहिए ना जहाँ पे आप इमोशनली सेफ फील करते हो, स्ट्रेस बस्टर होना चाहिए वो आपका प्लेस। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि कंबाइंड फैमिली में हमें कैसे नेविगेट करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ें पहले चल रही थी वो ऑब्वियसली आज नहीं चल पाएंगी। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जो अपने रिश्तों में बहुत प्यार भी करते हैं एक दूसरे से और अंडरस्टैंडिंग भी है, पर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनके बीच में बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर ये एक अवेयरनेस हो कि कैसे चीज़ों को डील करना है, क्या इश्यूज होते हैं, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को जानना समझना और उस तरह से एक्ट करना, तो दिस इज़ गोना बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अगर हम बात करें कि सबसे पहले ऑब्वियसली हम वाइफ की बात करते हैं, एक फीमेल की बात करते हैं जो कि अपना घर छोड़ के एक नए घर में जा रही हैं, एंड विल अज्यूम कि वो एक न्यूक्लियर फैमिली से एक कंबाइंड फैमिली में जा रही है, तो उससे एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा हमारी ऑडियंस को। तो व्हाट आर द चैलेंजेस जो वो फेस करती हैं इन द फर्स्ट को, जब वो एक जॉइंट फैमिली या कंबाइंड फैमिली में एंटर करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? तो देखिए, जो भी लड़की होती है ना उसके चैलेंजेस से पहले हम इनसिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है चैलेंजेस सेकंड नंबर पे आएंगे। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि चैलेंज आता क्यों है, ओके, राइट? तो चैलेंज इसलिए आता है कंबाइंड फैमिली में क्योंकि वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, हो जाएगा, वहाँ भी मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। बट कंबाइंड फैमिली में 2 से ज़्यादा पार्टीज हो गए, पेरेंट्स भी हो गए अब इन्वॉल्व, और तीनों जो लोग हैं, तीनों पार्टीज मतलब कपल, गर्ल बॉय एंड दे पेरेंट्स, उन सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। जो लड़की बाहर से आ रही है उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, लड़के की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और पेरेंट्स की भी इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि तीनों लोगों की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और फिर तीनों को एक ही जगह पे रहना है, तो वो प्लेस क्या बन जाएगा, राइट? कंफर्ट प्लेस तो नहीं बनेगा वो, क्योंकि सब अपनी इनसिक्योरिटीज को सही प्रूव करने में लगे होते हैं। वॉर जोन बन जाएगा, राइट? तो पहले तो इन इनसिक्योरिटीज को हैंडल करने की, एड्रेस करने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें क्या चैलेंज आता है, राइट? तो अगर मैं बात करूं कि अब एज ए गर्ल लड़की की क्या इनसिक्योरिटीज है, राइट? तो देखिए, लड़की की इनसिक्योरिटी सबसे पहले ये होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाएगी क्या। क्योंकि मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं अपने मायके में हूं, मैं कुछ हूं, वहां पे लोग मुझे जानते हैं, वहां पे मैं जिस कॉलेज में जाती हूँ वहां पे लोग मुझे जानते हैं, या जहाँ जॉब में हूँ वहां जानते हैं। पर जैसे ही मैं वहां से निकल के एक नए फैमिली में जाती हूँ, मेरी पुरानी आइडेंटिटी को इतना कोई भी नहीं जानता, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरी क्या हॉबीज हैं, क्या चॉइसेस हैं, मैं कैसे सेफ फील करती हूँ, क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या सपने हैं मेरे, कैसे मैं चीजों को हैंडल करती हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। इट्स लाइक टेकिंग अ न्यू बर्थ। राइट। एंड ऑन द अदर हैंड वो लोग, इनका सब कुछ वैसा का वैसा ही है ससुराल वालों का। लाइक उनके पुराने फ्रेंड्स हैं, पुराने रिलेटिव्स हैं, पुराने जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, त्योहार कैसे मनाते हैं, सब चीजें उनकी तो वही है, वही रूटीन है, उनका कुछ भी नहीं बदल रहा। और आपका सब कुछ बदल गया, आपका शहर, आपके पेरेंट्स, आपकी जॉब, आपका जो भी स्कूल कॉलेज व्हाटएवर वेयरएवर यू वर, वो सब छूट गया। वो आपकी आइडेंटिटी, एक अलग आइडेंटिटी थी, वो छूट गई। अब आपको इस नए रोल में फिट होना है। और लोगों का प्रॉब्लम ये था कि वो आपको एक रोल की तरह ज्यादा डिफाइन करते हैं कि आप बहू है, एज ए पर्सन कम ट्रीट करते हैं। कई बार बहू हैं, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और ये आइडेंटिटी लोगों को, आजकल की लड़कियों को सिर्फ इस आइडेंटिटी से काम नहीं चलता, राइट? तो ये इनसिक्योरिटी। दूसरा, उसे अपने पति से एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं
ये सिर्फ मम्माज बॉय टाइप बन के तो नहीं रह जाएगा, ये मैन बन पाएगा क्या? क्योंकि वादे तो बहुत हुए हैं। वादे बहुत हुए हैं, बातें बहुत हुई हैं, राइट, पर एक्चुअल मैन होना मतलब अपने डिसीजंस ले पाना, स्ट्रांगली चीजों को कन्वे कर पाना, करेज होना, तो उसे ये लगता है कि ये कहीं मतलब मेरी बात सुनेगा, समझेगा, या कहीं इन लॉज बीच में तो नहीं आ जाएंगे हम दोनों के इतना कि हमारा रिलेशन ही खराब हो जाए। या फिर उसको लग सकता है कि जो घर के लोग हैं वो उसको वो कंफर्ट देंगे क्या, इमोशनल सेफ्टी एक जो होती है ना, कि मैं आपसे आके अपने मन की बात कह सकूं कि मैं आज ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे याद आ रही है, तो कोई समझे कि मेरा आज मन खराब है तो मैं किचन में नहीं आना चाहती, आई एम फीलिंग लो टुडे, राइट, कि मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है, या मैं अपने घर को मिस कर रही हूँ, या एनीथिंग, राइट, या किसी ओकेजन पे मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा पाई ड्यू टू वॉट एवर रीजन, तो पीपल शुड बी एबल टू मेक इट आउट कि हाँ आज ये थोड़ा अपसेट है, तो वी शुड टॉक टू हर। तो इस तरह का एक सेटअप नहीं होता कि वो ये अंडरस्टैंड कर पाए। तो लड़की को हमेशा लगता है कि क्या मैं हमेशा अपनी बात कह भी पाऊंगी उनसे, क्या वो समझ पाएंगे मेरी बातों को? वो समझने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी वो चाहिए ना, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। क्या वो समझ पाएंगे? क्या मैं कह पाऊंगी, या मैं कहूंगी तो क्या वो मुझे जज करेंगे या समझेंगे, राइट? फिर फाइनेंशियली लड़की को लगता है क्या मुझे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो मतलब मैं और मेरा हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, या मान लीजिए सिर्फ मेरा हस्बैंड अर्न कर रहा है, तो क्या हम अपने डिसीजंस, हम अपनी सारी चीजें, अपनी बच्चों की पेरेंटिंग, उन चीजों को अपनी इंडिपेंडेंटली एज ए कपल हम डिसीजंस ले पाएंगे क्या, या फैमिली का कितना ज्यादा रोल रहेगा उस चीज में, राइट? क्योंकि हर चीज इम्पैक्ट करती है। और लड़की को लगता है हमेशा कि उसे वो स्पेस मिलेगा क्या, कि भाई फैमिली में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मम्मी पापा, उनके बच्चे सब हैं, क्या उसे उन सबके बीच में अपनी बाउंड्रीज सेट करने देगा कोई, कि भाई मुझे मान लो नहीं पसंद है यार रोज चाय पे बैठना साथ में, मुझे मन कर रहा है कि मैं आज अपने रूम में खाना खा लूं, तो क्या लोग उसके उस स्पेस की एक जो रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी आपको लगता है ना कि आप खुद के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कंबाइंड फैमिली में आप अच्छे बने रहते हैं क्योंकि आप हेजिटेट करते हैं ये बोलने में कि मुझे आज अपने रूम में रहना, मुझे नहीं देखनी किसी की शक्ल, हो सकता है ना? कभी कभी अपने घर पे भी हमें ऐसा होता है ना, मूड खराब होता है तो हम अपने रूम में पड़े होते हैं, राइट, बट हमारे पेरेंट्स को तो पता होता है कि हमारा इसका आज मूड खराब है ना, नहीं आई है ऊपर आज, उससे चलो कोई बात नहीं, या थोड़ा प्यार कर लेंगे आके। पर ससुराल में जब नए रिश्ते होते हैं तो लोग इतना नहीं जानते आपको, और कोशिश भी नहीं करते कई बार वो जानने की, बल्कि वो आपको मिसजज ही कर रहे होते हैं कि अच्छा देखा आती नहीं है इसको, तो बस आना ही नहीं होता किसी से। दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसकी एक नई दुनिया शुरू हुई है, यू नीड टू मेक हर फील इंक्लूसिव, आप उसे हर चीज में इंक्लूड करो। ये नहीं कि वैसे काम करने के लिए तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई इनको डिसीजन मेकिंग करनी है, कहीं पे किसी को कुछ देना है तो बस सास ने और पति ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, उसका कोई रोल ही नहीं है, जबकि करना इन्होंने है, इनकी तरफ से कुछ होना है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं। नो वन इज आस्किंग हर, और नो वन इज गिविंग हर दैट काइंड ऑफ feeling that you are also part of this family when we make some decisions, तो तुम भी इस फैमिली का उतना ही हिस्सा हो जितना हम हैं। तो डिसीजन मेकिंग्स में कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी, फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होगी, बस घर पे खाना बना लो और खाना खिला दो, इसके लिए तुम फैमिली हो, बाकी जो करना होगा वो तो हम देख लेंगे। और जबकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद की अपनी, आप जॉब में भी हैं या आप जॉब में नहीं, आपका हस्बैंड भी है अगर, तो वो उसकी सैलरी और उसकी चीजों पर भी एक वाइफ का ज्यादा हक होता है, राइट? पर उसे वो हक फील ही नहीं आ रहा, उसको थोड़े से पैसे दे दिए, बाकी का फाइनेंशियल कंट्रोल कहीं ऊपर ही है। तो वो सब चीजें बॉदर करती हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आप 25-30 साल के हो गए हैं, आपको वो फ्रीडम चाहिए, राइट? तो ये सारी इनसिक्योरिटीज से लड़की डील करती है, और वो चाहती है कि ये चीजें उसको फेस ना करना पड़े, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए जो भी टैक्टिक्स अपनाती है, शायद वो फिर इन लॉज को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मतलब एक वाइफ का समझ में आता है, शी इज इन अ न्यू होम बेसिकली, जहाँ पे उनको स्क्रैच से अपनी लाइफ वापस से स्टार्ट करनी है बेसिकली,
तो इनसिक्योरिटीज होना समझ में आता है, बिल्कुल लेकिन जो हस्बैंड है वो वहीं पे पैदा हुआ है, वहीं पे बड़ा हुआ है, सारी चीजें ऑलरेडी वहीं है प्लेस्ड, बिल्कुल और चीजें हो भी रही है उसके अकॉर्डिंग, वो देख रहा है बचपन से, राइट तो क्या उसकी भी कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती है इस सिचुएशन में? बिल्कुल हस्बैंड की भी इनसिक्योरिटीज होती हैं, लड़कों की भी होती है, क्योंकि लड़कों को लगता है कि क्या वो एक सही बैलेंस बना पाएंगे माँ बाप के बीच में और अपनी वाइफ के बीच में, क्या वो एक अच्छे पति बन पाएंगे, या अगर वो एक अच्छे पति बन गए तो कहीं वो बुरे बेटे तो नहीं बन जाएंगे साथ साथ, क्योंकि अभी तक उनकी आइडेंटिटी जो है समाज में जो हम स्टैम्प करते हैं, वो अच्छे बेटे को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया जाता है कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छा पति है इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, राइट, नो वन ग्लोरीफाइज इट। इनफैक्ट इसको बहुत उल्टा लिया जाता है कि अच्छा पति मतलब जोरू का गुलाम होगा, करेक्ट। तो वो उन्हें डर लग रहा होता है कि कहीं अच्छे पति बनने के चक्कर में, क्योंकि चाहे आप बुरे बेटे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप अच्छे पति बनते हैं आप ऑटोमेटिकली बुरे बेटे के का टैग ले लेते हैं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली अपनी वाइफ का ज्यादा ख्याल रखा होगा। नो वन अंडरस्टैंड्स कि आपने क्या पता अच्छा बैलेंस बनाया हो, है ना। लोग ये नहीं समझ पाते, लोगों को लगता है कि अच्छा पति है तो मतलब बेटा तो अच्छा नहीं होगा, जबकि ये सच नहीं है। तो उनको ये इनसिक्योरिटी होती है, प्लस उन्हें ये लगता है कि अगर मैं दोनों को बैलेंस कैसे करूंगा, यू नो लाइक दोनों को बैलेंस करना मतलब उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, और वो काम कभी आपने किया ही नहीं है, तो आपको अंदर से डर होता है कि क्या मैं ये ठीक से कर पाऊंगा, मुझे तो खुद ही नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, किसको गलत बोलूं किसको सही बोलूं, वाइफ को गलत बोलूंगा तो माँ बाप को लगेगा, है ना, आई मीन वाइफ को गलत बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा, माँ बाप को कुछ समझाऊंगा तो उन्हें लगेगा रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसको लगता है कि इससे अच्छा चुप ही हो जाओ, कुछ ही मत बोलो, जबकि वो चीज भी सोल्यूशन नहीं है। तो एक ये इनसिक्योरिटी होती है। दूसरा उसको लगता है कि कहीं मैं एक वीक मैन की तरह प्रोजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरी वाइफ की नजरों में ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो, क्योंकि मैं ऐसे सपोर्ट ना कर पाऊं अगर उतना, या सही जगह पे खड़ा ना हो पाऊं क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या सही है, तो कहीं मैं अपनी वाइफ की नजरों में एक वीक मैन जैसा तो नहीं बन जाऊंगा, राइट। और उसको लगता है कि इन दोनों को बैलेंस करते करते कहीं मैं खुद ही ना खो जाऊं, मैंने इतना इधर उधर बैलेंस किया कि मैं ही बहुत फ्रस्ट्रेट ही हो गया, परेशान ही हो गया, और ये तो समझने कोई तैयार नहीं, राइट। तो लड़की की ये सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो उसको एक डर वाली फीलिंग देती है कि मैं ये सही से कर भी पाऊंगा या नहीं। उन पेरेंट्स पे आ जाते हैं जो कि इस घर को बेसिकली स्टार्टिंग से संभाल रहे हैं, जिन्होंने बेसिकली घर बनाया है, मतलब उस हस्बैंड के पेरेंट्स की अब हम बात कर रहे हैं। उनके घर में एक नया इंडिविजुअल आया है, एक उनके बेटे की वाइफ आई है, उनकी बहू आई है, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि वही जो घर का पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, वो पेरेंट्स बना के रखते हैं, एंड दे डोंट लाइक इट व्हेन समथिंग चेंज, है ना, कि अगर हल्का सा ही बदलाव होता है किसी नए के आने से, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक इनसिक्योरिटी का पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आप क्या समझती है कि क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है उन पेरेंट्स की? देखिए, पेरेंट्स की भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, क्योंकि अभी तक की लाइफ उनके हिसाब से जैसे उन्होंने बनाना चाहा बना ली, ना, सारा कंट्रोल अथॉरिटी उनके पास थी, उन्होंने एक अच्छी फैमिली का टैग भी क्रिएट कर लिया कि वी आर वेरी हैप्पी एंड गुड परफेक्ट फैमिली काइंड्स। अब एक नई बंदी घर में आ रही है, उसके तौर तरीके, उसकी सोच, उसके समझ, उसका बिहेवियर, उसका सब कुछ अलग होगा, राइट। और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं वो हमारे बेटे को ना छीन ले, इमोशनली हमसे दूर ना कर दे। हमारे बेटे को जो हमारी सारी बातें समझ आती थी, वो इतना इमोशनली अलाइंड था अभी तक हमारे साथ, हमारी नीड्स को समझता था, ख्याल करता था, कहीं वो इमोशनली अनअवेलेबल ना हो जाए अब उनके लिए। सबसे बड़ा डर जो पेरेंट्स को होता है ना, वो अपने बेटे के लिए होता है। और दूसरा डर उन्हें ये होता है कि उनकी अथॉरिटी कम ना हो जाए, उनकी लाइफ में चेंजेस ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करते करते ये ना हो जाए कि जो बातें वो अभी तक करते आ रहे हैं, एक जो सिस्टम क्रिएट किया उन्होंने, जो भी कुछ किया उन्होंने, तो मतलब एक होता है ना कि उन्होंने अपनी विजडम के हिसाब से सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया, क्रिएट कर लिया। कल को एक नया बंदा आता है, उसी सिस्टम को चैलेंज कर देता कि दिस इज रॉन्ग,
You know, this is not right. What you are doing, what do you mean? This is so old. Who does it like that in today's world? You are so old types, you are so conservative, right? एक होता है ना कि आपके ऊपर ही, आपकी पर्सनैलिटी पे ही कोई क्वेश्चन कर दे, आपके थॉट प्रोसेस पे ही कोई क्वेश्चन करते हैं। आपने जो इतनी मेहनत से 25 साल लगा के जो चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, क्योंकि इस्टेब्लिश आसानी से नहीं होता, उसे करने में टाइम लगता है, राइट? अब वो चीज़ें जो आपने इतनी मुश्किलों में अलाइन की जाके अपनी फैमिली की, कल को एक नया बंदा आता है और उन बिलीव्स को ही हिला देता है। तो सोसाइटी में भी एक आपका कहीं ना कहीं वो एज ए वीकनेस जाती है कि अगर आप अपनी फैमिली को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं तो पेरेंट्स उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। यू नो कि हम मतलब उनकी जैसे वो डिटैच नहीं करते अपने आप को इस बात से कि भाई नो लाइक बच्चे अब एडल्ट हैं, दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर ओन चॉइसेस, दे हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग। उनको लगता है कि मतलब अगर बच्चा साथ नहीं रह रहा है या नहीं रह पाया तो उनकी वीकनेस की तरह प्रोजेक्ट होगा ये सोसाइटी में कि हम खराब हैं, है ना? और वो खराब साउंड नहीं करना चाहते कि रिश्तेदार बोलेंगे देख लो तुम्हारी तो अपने बच्चों से भी नहीं बनी, राइट? तो इवन इफ दे आर ट्रबल्ड, आई हैव सीन मल्टीपल पेरेंट्स जिनको लगता था, जिनको एक लोगों ने कहा कि भाई 2 किचन कर लो, 2 फैमिली से, एक ऊपर कर लो एक नीचे कर लो, बट दे वर लाइक कि लोग क्या सोचेंगे, चाहे वो कितना भी परेशान है, बट दे स्टिल प्रेफर टू लिव विद द सिंगल किचन ओनली फॉर द होल फैमिली, चाहे कितना भी क्योस हो रहा है। पर उनको बाहर ये नहीं दिखाना कि हमारी बनती नहीं है, राइट? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तो अच्छे ही होंगे ना तभी हमारी बन रही है। अब ज़रूरी नहीं है, आप अच्छे हो सकते हैं फिर भी नहीं बनती कई बार, इसमें आपका अच्छे और बुरे होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो इस तरह से लिंक करते हैं कि लोग हमें ऐसे जज करेंगे कि हम अच्छे इंसान नहीं होंगे तभी हमारी अपने बच्चों से भी नहीं बनी। ये बातें तो हो गई कि शादी के बाद क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और हम्म। मतलब क्या इनसिक्योरिटीज होंगी बेसिकली। हम्म। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको अवॉइड करने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो कपल को एडवांस में पूछ लेने चाहिए शादी से पहले ताकि ऐसे चैलेंजेस को अवॉइड कर सके जितना हो सके शादी के बाद? या डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर कपल को एक दूसरे से पूछने चाहिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा था, लाइक व्हेन यू वर ए चाइल्ड, तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कैसे आर्ग्यूमेंट्स हैंडल करते थे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करते थे, कैसे एक दूसरे को मनाते थे, रूठते थे। एक आपको उससे ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि क्योंकि जनरली हमने जो देखा होता है ना हमें वही सही लगता है। अगर आपके स्पाउस ने देखा है कि वो लड़ाई होती थी तो वो मॉम चुप हो जाती थी एंड वो बात ही नहीं करते थे, तो उनको लगेगा कि शायद चुप हो जाना ही ठीक सोल्यूशन है, तो बात करने से बात बढ़ती है, ऐसी सोच होगी। जबकि ये तो सच नहीं है, राइट? कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने की ज़रूरत होती है सही तरीके से, उनको अवॉइड करने की नहीं। तो ऐसे ही जैसे और इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि अगर मुझे गुस्सा आएगा तो आप कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन को? क्या आप भी गुस्सा होगे या कैसे? मान लो मैं किसी बात पे अपसेट हूँ, तो आप कैसे हैंडल करोगे? या फिर आपको जब खुद को गुस्सा आता है तो आप अपने एंगर को कैसे मैनेज करते हो, है ना? क्योंकि एंगर सभी को आता है कभी ना कभी, है ना? कोई ना कोई सिचुएशन लाइफ में हमेशा आपके आएगी ही ऐसी, जब आपको बहुत गुस्सा आएगा तो आप उस गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं? इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या क्लोज कौन व्यक्ति है आपके अलावा, जिससे कि आप भी उस इंसान को एक उस तरह से रिस्पेक्ट की नज़रों से ट्रीट करो, क्योंकि वो आपके हस्बैंड के लिए या आपकी वाइफ के लिए बहुत खास हैं। तो आप भी उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दें, जिससे कि एक आपकी बॉन्डिंग इनके साथ भी स्ट्रांग हो, साथ में उनके साथ भी जिनकी वो बात कर रहे हैं। और आपको पूछना ज़रूरी है कि अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहने जा रहे हैं तो आप ये पूछिए कि पेरेंट्स का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन कितना इन्वॉल्वमेंट होगा हमारी लाइफ में, हमारी डिसीजन मेकिंग में। किस टाइप के डिसीजंस हमारे पेरेंट्स लेंगे या आप चाहते हो कि वो लें, और किस टाइप के डिसीजंस हम लेंगे, है ना? हम बाउंड्रीज कैसे सेट करेंगे, क्योंकि हमें अपना स्पेस भी चाहिए, राइट? और हम ये भी नहीं चाहते कि वो हर्ट हो या उन्हें बुरा लगे या वो ऐसे मान लें कि हम तो अच्छे बच्चे ही नहीं हैं, है ना?
तो आप वो लेकिन हमें अपना स्पेस भी चाहिए, क्योंकि वो बाउंड्रीज अगर नहीं होंगी, वो स्पेस नहीं मिलेगा, तो हम इमोशनली क्लोज नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से। तो आप ये पूछें कि वो बाउंड्रीज आप कैसे तय सेट कर करेंगे, सकते हैं। कैसे सेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? क्या आपके पेरेंट्स उतने अंडरस्टैंडिंग हैं जो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, हमारे स्पेस की रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक कपल को एक दूसरे से पूछना चाहिए वो ये है कि उनकी टॉप 3 कोर वैल्यूज़ क्या हैं। अगर उनकी कोर वैल्यूज़ अलाइंड हैं, मतलब मान लीजिए कि मेरी कोर वैल्यू है लव एंड कनेक्शन, लाइफ में मैं रिश्तों को बहुत अहमियत देती हूँ, और मैं फ़िटनेस को बहुत अहमियत देती हूँ, मान लीजिए मैं पर्सनल ग्रोथ को भी देती हूँ, ठीक है। लेकिन आपके हस्बैंड की जो कोर वैल्यूज़ हैं, मे बी वो उनके लिए उनके पेरेंट्स बहुत ही प्रायोरिटी पे आते हो, या उनके लिए उनका करियर बहुत प्रायोरिटी पे आता हो, या उनके लिए सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क बहुत प्रायोरिटी पे आता हो। सबकी कोर वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, है ना। हर किसी की लाइफ में कोर वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, और जब कोर वैल्यूज़ अलाइंड नहीं होती हैं तो बहुत फाइट होती है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसको हर समय बाहर जाके कुछ सोशल वर्क करना पसंद है, और मुझे लग रहा है कि क्या यार, हमारी नई शादी हुई है, ये जब देखो तो वहाँ गुरुद्वारे में जाके हर सुबह से शाम वहीं स्पेंड कर देता है अपनी सेवा करने में, राइट, या कहीं भी किसी भी तरह की सेवा करने में। तो वो हमारी जो कोर वैल्यूज़ है, या तो हम उनको अंडरस्टैंड कर लें एक दूसरे के लिए कि हम रिस्पेक्ट करें कि ठीक है वो ऐसा है, बट वी आर एबल टू एडजस्ट विद दैट। और अगर हम एडजस्ट नहीं कर सकते तो हम वो पार्टनर ना चुनें, फिर किसी और पार्टनर को चूज करें जिससे हमारा थोड़ा अलाइनमेंट हो, हमारे कॉमन इंटरेस्ट्स को मतलब हो कुछ। मुझे कोई चीज़ करना पसंद है तो तुम्हें भी कोई चीज़ करना पसंद है, सेम, जिससे कि हमारा हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, वो फन और फ्रेंडशिप का रिश्ता हो। क्योंकि जब चाहे हम एक दूसरे से कितना भी प्यार कर लें, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई फन फैक्टर नहीं है तो हम बोरिंग हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और फिर फन के लिए वो कुछ और करेगा या करेगी। तो हमारा कोई तो कॉमन इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ हम दोनों मिलके कुछ करते हो। तो ये चीज़ें होने से, इवन इफ यू आर लिविंग इन ए कंबाइंड फैमिली, बट इफ़ यू हैव ए कॉमन इंटरेस्ट विच यू परसू, तो आप उसके लिए बाहर जाते हो, आप अपने घर से टाइम निकालते हो, तो आप दोनों ही जाओगे ना, क्योंकि दोनों का ही वो कॉमन इंटरेस्ट है। तो उस बहाने से आप एक टाइम निकाल लोगे एक दूसरे के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछना चाहिए कि टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं, टॉप 3 कोर वैल्यूज़ क्या हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इससे ना मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसी से रिलेटेड, कि अगर इनमें से एक भी पॉइंट मैच नहीं करता, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम एंगर कैसे मैनेज करते हो, और अगले इंसान ने बोल दिया भाई मुझसे तो नहीं हो पाता एंगर मैनेजमेंट, या फिर मैं तो शादी के बाद ऐसा नहीं हो सकता हूँ। मान लीजिए बहुत टाइम से उनका रिलेशनशिप रहा है, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस में से एक दो पॉइंट भी मैच ना करे तो स्टिल दे शुड बैक। नहीं, देखिए, आई मीन ये मैंने लाइक 5-6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। ऐसे आपको बहुत सारे लाइक 20-30 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, 20 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा। नॉट ओनली क्वेश्चंस, यू विल ऑब्जर्व योरसेल्फ कि हाउ दैट पर्सन बिहेव्स व्हेन ही इज अंडर स्ट्रेस, कैसे बिहेव करता है जब थका हुआ होता है, स्ट्रेस में होता है, या उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उसका एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या हो जाती है उस टाइम पे। तो आप पूछो मत, आप देखो, लाइक आप स्लोली, जैसे जिसको कहते हैं ना, एक आपको एक डीप कनेक्शन अगर किसी के साथ बनाना है तो वो कनेक्शन जस्ट 2 बार मिलने से नहीं बनता। अच्छी बातें हो जाएंगी, बट यू विल नॉट एक्चुअली बी नोइंग द पर्सन, यू नो, एक्चुअली आप उतना नहीं जान पाओगे। आपको जानने के लिए उससे बहुत बार मिलना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और उसकी लाइफ में, जैसे मान लीजिए आप 1 साल से कोर्टशिप में हैं, डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, 1 साल में कुछ ना कुछ तो खराब होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ तो होगा ना 1-2 साल में, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वो जब स्ट्रेस में है, टेंशन में है, किसी को मान लीजिए किसी की कोई बैड मिसहैपनिंग हो जाती है, तब वो कैसा बिहेव करता है, या उसका कुछ लॉस हो जाता है तब वो कैसा बिहेव करता है। तो उस टाइम पे ना आपको कई बार कुछ क्वेश्चन आप पूछते हैं जानने के लिए कि इन जनरल इनका क्या बैकग्राउंड है, इनकी फैमिली में किस टाइप की चीज़ें होती हैं, आप समझने की कोशिश करते हो कि एज ए फैमिली ये क्या क्या करते हैं, ये किस तरह की बातें होती हैं, इनका क्या रूटीन क्या होता है, इनकी लाइफ की वैल्यूज़ क्या हैं, इनका क्या बिलीव्स क्या हैं, राइट। बट ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे पता चलती हैं, कुछ उसके साथ में आप जब जाते हैं
टाइम स्पेंड करते हैं तो पता चलती हैं, ऐसे ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। उस ओवरऑल में से अगर 70% मैच हो रहा है तो आई थिंक यू आर गुड, क्योंकि 100% तो कहीं मैच होगा नहीं। तो अगर 70%, 60-70% मैच हो रहा है और बंदा अगर जेन्यून है, लाइक यू नो, वो सिर्फ आपके साथ नहीं, वो सभी के लिए एम्पैथेटिक है, एम्पैथी है उसके दिल में, उसे ख्याल आता है किसी की, कोई छोटा सा एनिमल भी, कुत्ता या कोई बिल्ली रास्ते में दिख जाए तो उसको लगता है अरे यार बेचारा, इसको कुछ ख्याल कर दूं, इसकी थोड़ी सी बैंडेज करा दूं। अगर इस तरह का इंसान है ना तो वो अच्छा ही होगा, वो दिल से अच्छा होना चाहिए बेसिकली, उसके अंदर ख्याल, एम्पैथी, दया की भावना होनी चाहिए। अगर दया की भावना है तो वो आप अपने रिश्ते में भी आपके परेशानियों को समझेगा कि आप परेशान हैं, वो आपको वैसे डिसमिस नहीं कर देगा। तो इस पॉइंट पे वो जो इनसिक्योरिटीज लग रही है शादी के बाद आएंगी, आई थिंक थोड़ा बहुत हिंट तो लग ही गया होगा एज अ कपल या कि इतने टाइम से रिलेशनशिप में है, तो क्या मजाक मजाक में भी इस पॉइंट पे वो इनसिक्योरिटीज डिस्कस करना एक दूसरे से सही रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही रहेगा, और इनफैक्ट अपनी इनसिक्योरिटीज भी बता देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटे शहर से आते हैं और आपके लिए ना, मतलब जैसे आप समझिए कि किसी की लाइफ में ब्रेकअप हो जाता है, वो मूव ऑन हो जाते हैं। एग्जाम्पल, दो लोग हैं, जैसे किसी दूसरे बंदे की लाइफ में ब्रेकअप होता है, उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती है, उसको लगता है मेरी तो जिंदगी रुक गई, क्योंकि उसने अपने आप को उस इंसान से इतना ज्यादा एसोसिएट कर लिया कि उसको लगता है वो ही मेरी जिंदगी थी। जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरा बंदा कर पा रहा है आराम से, वो मूव ऑन हो जाता है। तो ऐसे ही आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी, आपकी खुद की भी इनसिक्योरिटीज होती हैं, राइट। आप मान लीजिए किसी जगह से आते हैं और आपको इनफिडेलिटी बहुत बड़ी बात लगती है, चीटिंग, राइट, कि आपका स्पाउस आपके साथ चीट ना करे, या उसने कर दिया तो आपकी तो मतलब आप ऐसे सोचते हैं कि मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा अगर मेरे साथ ऐसा हो गया। तो वो आपकी कोर वैल्यू है कि आप, आई मीन नॉट कोर वैल्यू, इट्स एक्चुअली योर प्रायोरिटी। ओके, बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि पार्टनर आपका लॉयल होना चाहिए, दैट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। पैसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बहुत सारे होते हैं उसमें, चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी के लिए जो सबसे बड़ी बात वो है कि वो रिलेशनशिप छोड़ देगा अगर उसे कभी भी पता चला कि उसके पार्टनर ने उसके साथ चीटिंग की है। जबकि ऑन द अदर हैंड कोई बंदा होगा जो कहेगा कि कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई, माफ कर दो, ठीक है। तो आपको अपनी इनसिक्योरिटीज भी अच्छे से बता देनी चाहिए, और वो इसलिए बता देनी चाहिए जिससे कि वो उनको समझे और चीज़ों को उस तरह से हैंडल करे। आपकी इनसिक्योरिटीज को ऐसे डिसमिस ना कर दे कि अरे तुम तो ऐसे ही सोचती हो या सोचते हो, ऐसे थोड़े ना होता है, मैं तो बस ऐसे ही बात करता हूँ किसी से या कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज बतानी चाहिए कि देखो, मैं, मेरे पहले वो ट्रस्ट गेन होने दो। एकदम तुम चाहते हो कि शुरू से ही मैं एकदम से इतना ट्रस्ट कर लूँ तुम पे, वो नहीं होगा, राइट, इट विल टेक टाइम। तो उस ड्यूरेशन में आपको बहुत ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है। जो भी मतलब आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस करें, बताएं और उनकी भी सुने, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पे जो गर्लफ्रेंड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो अपने बॉयफ्रेंड को मजाक मजाक में बोल सकती है कि शादी के बाद माँ का पल्लू मत पकड़ के घूमना? हाँ, बिल्कुल, बोल सकती है? बिल्कुल बोल देना चाहिए ओके। कि तुम ऐसे मत घूमते रहना, अब तुम, आई वुड, बल्कि मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत मैटर कर जाता है। जैसे कि इस बात को हम बेहतर तरीके से कैसे कह सकते हैं, इसको बोलते हैं रीफ्रेमिंग। ओके। ठीक है, रीफ्रेमिंग मतलब जैसे अब आपने बोला कि अपनी माँ का पल्लू पकड़ के मत घूमना, तो इसका बेहतर तरीका है जो कहने का, वो ये है कि आई वुड लव इफ यू बिकम दैट काइंड ऑफ मैन हु टेक्स हिज ओन डिसीजंस, हु इज फर्म, हु इज स्ट्रांग। हिंदी में भी बोलना हो तो लाइक, मैं एक ऐसे इंसान को अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ जो अपने फैसले खुद लेने की क्षमता रखता हो, जो अपने लिए स्टैंड लेता हो, जो जहाँ कुछ गलत हो रहा हो तो उसको बोल पाता हो, और रिस्पेक्टफुल होते हुए सही तरीके से चीज़ों को कन्वे करना जानता हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप उन चीज़ों को वैसे हैंडल करोगे, तो दिस इज़ गोइंग इन अ वेरी इम्पैक्टफुल वे, राइट। तो हमें, मतलब मुझे लगता है हर किसी को ये सीखने की ज़रूरत है कि हम कम्युनिकेट कैसे करें, जैसे फॉर एग्जांपल जब शादी के बाद सबके लिए है ये रीफ्रेमिंग,
लाइक पेरेंट्स के लिए रीफ्रेमिंग है कि कैसे, जैसे वो बोल देते हैं ना कि इस घर में तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, है ना। तो रादर देन सेइंग दैट कि ऐसे ही होता है, उनको उनको बोलना चाहिए कि बेटा आई नो आप नए आए हो, है ना, लेकिन हम लोग का पुराना ये तरीका है, लेकिन हम जैसे आप बोलोगे हम वो भी देख लेंगे कि वो चीज़ें अगर हम थोड़ा वैसे कर पाए तो हम भी सीख लेंगे। तो दिस इज़ अ बेटर वे टू टॉक, कम्युनिकेट। या जैसे मान लीजिए हस्बैंड बोलता है कि तुम तो ना हर चीज़ में पर जब देखो तो कमियां ही निकाल देती हो, तुम तो हर बात पे ही परेशान हो जाती हो। तो वो परेशान तो है, ये सच है, लेकिन आपको ये बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि यू नो लाइक आई नो यू फील हर्ट एंड आई कैन सी दैट यू लुक वेरी अपसेट। मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत अपसेट हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी, मुझसे शेयर करोगी? मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी अपसेट हो और मैं नहीं चाहता। या आप कहना चाहते हो कि मेरे तो पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, या जो भी। तो आप बोलो कि देखो मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट है और मैं तुम दोनों को बैलेंस करना चाहता हूँ। तो आप जब उसमें एक थोड़ी सी वार्मथ डाल देते हो ना किसी भी बात में, तो उस बात का वजन और डायरेक्शन दोनों बदल जाते हैं। तो आपको अपनी बात, अब जैसे वाइफ है, वाइफ मान लीजिए बोलती है कि मैं तो यहाँ पे सारा टाइम बस, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, या मेरी तो जगह ही नहीं है, यू नो। तो वो अगर बोले कि अगर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बात समझोगे, रादर देन कि तुम नहीं करते हो, हमें बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं ऐसा फील करती हूँ। यू टेक इट ऑन योर सेल्फ रादर देन ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तुम्हारी मम्मी ऐसे करती हैं, तुम्हारे, डोंट टॉक लाइक दैट। तुम बोलो कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। तो कितनी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आप समझिए। यहाँ पे लर्निंग ये है कि आप ऑनेस्ट रहो, लेकिन पुट अ लिटिल वार्मथ इन इट। वार्मथ, एंड आप ऐसे बताओ, जताओ कि आप ये फील कर रहे हो, है ना। आप उस बंदे को मत बोलो कि उसने कैसे, वो कैसे बात करता है। आप ये मत बोलो कि तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम ऐसे बात करते हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। तुम बोलो कि मुझे अच्छा लगेगा कि तुम अगर ये बात को ऐसे कहोगे, है ना। मुझे क्योंकि अच्छा लगता है, मैं ऐसा फील करती हूँ तुम्हारे लिए, मैं मतलब या मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम थोड़ा मेरी बात सुन लो, समझ लो, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ। ये ऐसे जताओ कि मेरा ही प्रॉब्लम है कि मैं ऐसा फील, मैं हर्ट फील कर रही हूँ थोड़ा सा, तुम मुझसे बात कर लोगे या शेयर कर लेंगे हम थोड़ी देर, या आधा घंटे हम कहीं जाके बात कर लेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यू कन्वेड इन ए वे जहाँ पे वो समझे, वो ब्लेम की तरह ना ले कि वो घर पे आया अभी ऑफिस से और तुमने शुरू कर दिया कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसे किया, तुम्हारे पापा ने ऐसे किया। ही विल नॉट लाइक इट। तो नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट्स फॉर एवरी। हम सभी को बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है। एंड आई सीरियसली फील दैट वे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। और एक अच्छा कम्युनिकेट करके ना आप जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी और अपने आसपास के लोगों की। एंड यू गेट सो मच एनर्जी, वार्मथ फ्रॉम एवरी व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन द राइट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक एवरीवन शुड लर्न। स्पेस एक बहुत बड़ा इशू रहता है रिलेशनशिप में, भले ही शादी हुई हो या ना हुई हो, है ना। लेकिन जब शादी हो जाती है, स्पेशली कंबाइंड फैमिली में जब आप जाते हो, तो स्पेस वाला इशू और बड़ा हो जाता है, क्योंकि राइट, आप बहुत सारे लोगों से अब घिरे हुए हो। बिल्कुल। तो वहां पे कोई इंसान अपनी स्पेस कैसे ले विदाउट बीइंग रूड, जैसा कि शायद उन घर वालों को लगता होगा कि भाई हाँ ये अलग जाके क्यों बैठ रहे हैं, बहुत जी, रूड है। बिल्कुल। तो इसका क्या सोल्यूशन रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, आपको एज ए कपल ये समझना पड़ेगा कि योर मैरिज शुड बी योर फोकस। हम्म ठीक है, ये सारे रिश्ते इसीलिए हैं कि आपकी शादी का रिश्ता, आपका एक दूसरे से रिश्ता है। तो योर रिलेशन शुड बी इन सेंटर। ठीक है, और इस बात को आप ऐसे गिल्ट ना लें कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है, स्पेस देने में आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ हम जा रहे हैं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। बट ये बाउंड्रीज मुझे लगता है आप अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी आपके साथ घर में है, एक बार एक दो बार में आप धीरे धीरे एक मीटिंग्स करें, एक सेटिंग घर में बैठाएं और इन चीज़ों को कम्युनिकेट करें कि देखिए अब मेरी शादी होने वाली है, कुछ चेंजेस आएंगे, तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट इन दैट।
अगर आप पहले ही एक पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट कर देते हो ना, कम्युनिकेशन इज अ की। अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि वो आ रही है, उसको थोड़ा सा, मतलब आजकल जैसे आप देखते हैं लोग न्यूक्लियर फैमिली में क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना कि उनको स्पेस नहीं मिलता अपना। तो आप अपने पेरेंट्स को कन्वे कीजिए कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ भी रहना चाहता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, लेकिन मैं ये अप्रिशिएट करूँगा इस बात को, या मैं चाहूँगा इस बात को कि आप इस बात को समझें कि भाई हम लोग आपस में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो उसको आप उस तरह से ना लें, राइट। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के हैं, वो तो ऐसी बातें सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप क्या करें कि वही बात कि आप कोई कॉमन इंटरेस्ट ज्वाइन कर लें बाहर, कि मान लीजिए आप दोनों ने सालसा क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, ठीक है, आप दोनों ही जाते हैं सालसा क्लासेस, वीक में 2 बार 3 बार तो आपको जाना ही होता है, वो क्लास करिए, या आपने जिम कर लिया साथ में, या आपने योगा कर लिया साथ में, या आप कुछ भी नहीं, अगर ये सब भी नहीं कर सकते, आप किसी बहुत ही छोटे शहर या गाँव से आते हैं, तो आप साथ में वॉक करने का ही बना लीजिए कि हमें कम से कम, मुझे लगता है कि एक 45 मिनट्स कपल का एक टाइम ज़रूर होना चाहिए मिनिमम इन अ डे, जो वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, जो इसमें कोई भी और ना हो, जिसमें उनकी दिन भर की बातें हों, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, या मे बी आधा घंटा मॉर्निंग में और शाम को भी 45 मिनट्स। क्योंकि जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो ना, तो आप फिर से फ्रेश फील करने लग जाते हो, आपको वो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, और वो जनरली आपका स्पाउस होता है, जहाँ आप बहुत फ्री फील करना चाहते हो, इमोशनली सेफ फील करना चाहते हो। तो आप ये शुरू से बना के चलें कि हम इस टाइम पे वॉक करने जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं या इवनिंग, आप शुरू से ही वो ट्रेंड सेट कर दें, जिससे कि लोगों को पहले से ही पता हो कि ये तो जाते हैं, तो शुरू में उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा, पर धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ जाएगी। इसी से ही ना मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है, जिससे इस पॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन भी हुआ था, एडजस्टमेंट जो है, राइट, हाँ। एडजस्ट करना है। हम्म भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, स्टार्टिंग में वादे तो यही होते हैं कि भाई नहीं नहीं कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे को नहीं करना पड़ेगा एडजस्ट, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। लेकिन शादी के बाद थोड़े टाइम बाद वो सिनेरियो आ जाता है कि अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, थोड़ा सा, एक दो बारी की बात है, फिर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो एक दो बारी से स्टार्ट होके लाइफ टाइम के बन लिए जाता रह है। जाता है। तो ये एडजस्टमेंट वाली जो चीज है, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। देखिए, एडजस्टमेंट करना बुरी बात नहीं होती है, बट 2 फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है। कभी कभी एडजस्टमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव उस केस में होता है जब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हो, कि आप एडजस्ट कर रहे हो तो पेरेंट्स भी एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा आपका हस्बैंड भी एडजस्ट कर रहा है। सारा का सारा एडजस्टमेंट अगर सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, और जो कि है लड़की, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तो वो शांत हो जाएगी, हाँ में हाँ मिला देगी, आपकी मना नहीं करेगी, क्योंकि उसको सीन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आप नाराज हो जाते होगे अगर, तो वो सीन नहीं क्रिएट करेगी। लेकिन वो जो उसका जो पीस दिखा रही है ना कि वो शांत हो गई, क्वाइट हो गई, वो क्वाइट नहीं है, वो पीस नहीं है, वो रिजेंटमेंट होता में, जा रहा है हाँ वो पाइलअप हो रहा है, रिजेंटमेंट में कन्वर्ट हो रही है वो चीज़, और आगे जाके वो चीज़ें ही बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, क्योंकि आप सेफ फील नहीं कर रहे हो बताने के लिए अपनी इमोशन, क्योंकि आपका स्पाउस समझेगा नहीं, तो बार बार बोलेगा अरे यार इसमें क्या बात है, इतनी क्या बड़ी बात है, आप इतना नहीं कर सकते। उसको समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ी ना उस शू में वॉक कर रहा है, उसको तो ये लग रहा है कि बस यही वाली बात तो बोली थी, पर लड़की के लिए तो वो ये वाली बात नहीं, उसके पहले की भी 10 चीज़ें जो उसने एडजस्ट की हैं, जो वो अपना घर छोड़ के आई है, अपने पेरेंट्स भाई बहन सबको छोड़ आई, उसकी आइडेंटिटी, उसकी तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट वहां से शुरू हुई है। तो पहले ही 60 नंबर तक तो एडजस्ट कर चुकी है वो, 60 तक, प्लस अब आप 10 10 10 10 और बढ़ाते जा रहे हो। तो when you think that this is just a fresh new thing, I just ask you to get ready and just do this for my mom or my dad, but she is starting from there। तो उसके मन में तो वो ग्रज की तरह सेटल हो गया ना, कि मैंने ऑलरेडी इतना, हर चीज़ में मैं ही एडजस्ट कर लूँ, कपड़े कैसे पहनने हैं मैं एडजस्ट कर लूँ, घर में किसको क्या पसंद है मैं एडजस्ट कर लूँ, मैं ही सारी जगह दिमाग लगा लूँ कि किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बाकी सब लोग तो फ्री हैं हर चीज़, तो हर चीज़ में मुझे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो इट बिकम्स टू मच ऑफ एडजस्टमेंट फॉर हर। तो अगर आपकी बात सुनी जा रही है, सब लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ एक आध बार की बात है, या किसी किसी सिचुएशन की बात है, और आपको कॉन्फिडेंस में लेके कन्विंस करके अच्छे से एडजस्ट किया करवाने की एक्सपेक्टेशन है, तो ठीक है। कभी कभी आप सभी को एडजस्ट करना पड़ता है, आपका हस्बैंड भी कर रहा है, इन लॉज भी कर रहे हैं, तो फिर आपको वो बुरी फीलिंग नहीं आएगी।
पर अगर आप सिर्फ अकेले ही आपको लग रहा है कि सारा एडजस्टमेंट सिर्फ आपके सर पे है तो आप फिर बोलिए, आपको बोलने की ज़रूरत है। तो ये जो डिफरेंट रैक्स बन रहे हैं ना एडजस्टमेंट के, इनको एक इसका सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली ये होगा ही कि हस्बैंड समझ ले बात को कि भाई ठीक है, नहीं यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना, यहाँ पे अब मैं कुछ कर लेता हूँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। वो डिस्कस कर ले कि क्या तुम ये एडजस्ट कर पाओगी, हाँ। क्या तुम बिना इस चीज़ को मतलब तुम्हें ये तुम एक होता है ना कि आप खुद रहते हुए आप उस एडजस्टमेंट के प्रोसेस में खुद को ना खो दें। हाँ। होता कि आप इतना एडजस्ट कर लिया आपने लोगों के लिए, आप खुद ही नहीं बचे, आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए। आप उस लेवल पे ना जाएं। आपको लगता है कि आप हेल्दीली एंड हैप्पीली इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं बिना किसी नेगेटिव फीलिंग के, तो आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आपको फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को कि नहीं तुम्हें अच्छा नहीं भी लग रहा है लेकिन यहाँ यहाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। दैट इज़ रॉन्ग। थैंक यू ज्योति मैम, आज के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, पहली बार सुनने को भी मिली। जी लेकिन मेरे पास ना इस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस भी जो है उनके पास भी ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनके आंसर्स वो अभी भी ढूंढ रहे हैं या जिनके आंसर्स वो अभी भी जानना चाहते हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो वी विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपके सामने और भी कई सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है उनके भी जो सवाल है उनको भी हम कमेंट्स में देखेंगे एंड उनको भी हम सेकंड पॉडकास्ट के लिए रखेंगे। ओके तो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अगेन हैंडी क्रंच पॉडकास्ट पर आने के लिए, एंड विल मीट अगेन एंड डिस्कस मोर ऑन दिस टॉपिक।